नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ अहम बिंदुओं पर आपके बीच चर्चा करूँगा। इनमें सबसे अहम बिंदु है OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे इस YouTube चैनल पर आते हैं। उनके संबंध में मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा। पहला पॉइंट, यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट हैं। क्रम वाइज मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। उसके पश्चात वीडियो में आगे मैं विस्तार से एक-एक पॉइंट पर आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करें और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी-सी गुजारिश करता हूँ, जो दर्शक मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, किसी भी OROP में यदि आपको फायदा नहीं मिला है तो क्या करें। नंबर 2 पॉइंट है, टेबल नंबर 7 के हिसाब से सर्विस पेंशनर को होगा फायदा। वो किस प्रकार से होगा वो मैं आगे आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। टेबल नंबर 3 27 से फैमिली पेंशनर को होगा फायदा, वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा। चौथा पॉइंट है, इनहैंस्ड फैमिली पेंशन क्या है। कई सैनिक परिवारों का ये प्रश्न रहता है कि इनहैंस्ड फैमिली पेंशन और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन क्या है। इसके बारे में मैं आप लोगों के बीच विस्तार से चर्चा करूंगा और ये कब तक मिलती है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। पांचवा पॉइंट, नायब सूबेदार, MSCP नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार को लेकर के है। इनकी पेंशन में क्या अंतर है। छठवां पॉइंट है, रिकॉर्ड ऑफिस ने किया लेटर जारी, एक रैंक का अप होगा। पूर्व सैनिक नायक रैंक से रिटायर हैं, आफ्टर रिटायरमेंट इनके रैंक में वृद्धि हो रही है, तो वो किस प्रकार से हो रही है और क्यों हो रही है, क्या लापरवाही रही जिससे उनका रैंक डाउन रहा। और यदि आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आप भी अपने रैंक को अप करवा सकते हैं। सातवां पॉइंट है, स्पर्श ने बढ़ाई चिंता, पेंशन भोगी परेशान। आठवां पॉइंट, 17 साल सिपाही की पेंशन इस OROP 3 में किस रैंक की दी जा रही है। यानी कि जो भी 17 साल सिपाही से रिटायर्ड हैं उनको हवलदार रैंक की पेंशन मिलेगी इस वन रैंक वन पेंशन में। तो वो किस प्रकार से मिलेगी वो भी आगे आपको बताऊंगा। नवा पॉइंट, स्पर्श में माइग्रेशन नहीं तो जीवन प्रमाण कैसे होगा। यदि स्पर्श में आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है, लगातार बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं, तो आपका जीवन प्रमाण कहाँ लगेगा और किसको देना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 10वां पॉइंट, अब जीवन प्रमाण बहुत जरूरी। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है तो आपका जीवन प्रमाण बहुत जरूरी हो चुका है, अन्यथा पेंशन आपकी बंद हो सकती है। ये लास्ट महीना चल रहा है, यानी कि कहें कि 11वां महीना चल रहा है। 11वें और 12वें महीने में अधिकतर पेंशनर्स के जीवन प्रमाण हो जाते हैं। यदि इन दिनों आपने जीवन प्रमाण नहीं करवाए तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट की तरफ रुख करते हैं। पहला पॉइंट है, किसी भी OROP में फायदा नहीं मिला तो क्या करें। यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट है OROP को लेकर के। काफी समय से हमारे सैनिक और सैनिक परिवार इस आशा में थे कि कब उनका OROP आएगा और कैसे उनको OROP में फायदा पहुंचेगा। उनके रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर OROP के द्वारा समय समय पर पेंशन में वृद्धि की गई है। यदि आपकी पेंशन में किसी भी OROP में वृद्धि नहीं की गई है तो आप क्या करें, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देता हूं। सबसे पहले आप अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके पत्राचार करें और संबंधित कार्यालय को अपने पत्र भिजवाएं। साथ ही स्पर्श को भी आप शिकायत भेज सकते हैं और CP ग्राम पर भी अपनी शिकायत को डाल सकते हैं, जिससे आपकी पेंशन में सुधार हो सके। यदि आपको OROP का बेनिफिट नहीं मिला है तो आपको ये मैंने तीनों तरीके बता दिए, इनके माध्यम से आप अपनी पेंशन में सुधार करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेबल नंबर 7 के हिसाब से पेंशन में किस प्रकार से पेंशनर को फायदा पहुंचता है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि OROP में टेबल नंबर 7 जो भी सर्विस पेंशनर हैं, टेबल नंबर 7 के हिसाब से अपनी पेंशन को वर्कआउट करें। यदि आपकी पेंशन रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर गलत आ रही है तो आप अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए सोल्जर बोर्ड के माध्यम से पत्राचार कर सकते हैं या फिर ग्रेवांश का सहारा ले सकते हैं। इस OROP में आपकी पेंशन कितनी है, इस टेबल के माध्यम से यानी टेबल नंबर 7 के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपकी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर इस OROP 3 में आपकी पेंशन कितनी बनती है या पिछला जो OROP था उसमें आपकी पेंशन कितनी बनती थी। यदि आपकी पेंशन गलत आ रही है तो आप इसे शीघ्र ही सुधार करवाएं।
अब बात आती है पॉइंट नंबर 3 की। टेबल नंबर 27 से किस प्रकार से फैमिली पेंशनर को फायदा पहुंचेगा। ओआरओपी 3 में या कहें वन रैंक वन पेंशन में टेबल नंबर 27 फैमिली पेंशनर के लिए जारी होती है। इसके हिसाब से आप अपनी पेंशन को वर्कआउट कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि वन रैंक वन पेंशन में आपकी फैमिली पेंशन कितनी होगी। यदि आपकी पेंशन कम आ रही है तो जो मैंने माध्यम बताए हैं, सबसे पहले जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, और उसके बाद में आप स्पर्श पर ग्रीवांस डाल करके या फिर पीसीडीए से संपर्क करके, इसके अलावा सीपी ग्राम पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं और इनके माध्यम से आप अपनी पेंशन में सुधार करवा सकते हैं। अब मैं रुक करता हूं अगले पॉइंट की तरफ। इनहैंस्ड फैमिली पेंशन क्या है, ये अधिकतर पेंशन भोगियों का सवाल रहता है और ये कब तक मिलती है और ये फैमिली पेंशन कितनी मिलती है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि ये नाम से जाहिर है, इनहैंस्ड फैमिली पेंशन अतिरिक्त फैमिली पेंशन ये उन पेंशनर्स को मिलती है, उन फैमिलियों को मिलती है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है। ये फैमिली पेंशन, इनहैंस्ड फैमिली पेंशन 67 ईयर या आफ्टर डेथ 7 ईयर तक मिलती है, जो भी पहले हो। इन दोनों में जो भी पहले हो तब तक मिलती है, चाहे वो 67 ईयर एज पहले आती है या फिर 7 ईयर पूरे हो जाते हैं, तब तक ये इनहैंस्ड रेट के हिसाब से फैमिली को फैमिली पेंशन मिलती है। इसके बाद नॉर्मल रेट यानी कि 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है। ये इनहैंस्ड रेट कितना मिलता है, जितनी पेंशन पेंशन भोगी को मिलती आई है, जो सैनिक थे उनको मिलती आई है, वही सेम पेंशन फैमिली पेंशनर को भी दी जाती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, ऑनरी नायब सूबेदार, एमएससीपी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार की पेंशन में क्या अंतर है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा विवाद का विषय बना रहता है कि ऑनरी नायब सूबेदार और एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन में अंतर क्यों है। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जो एमएसीपी नायब सूबेदार है उनको नायब सूबेदार के बराबर ही पेंशन दी जाती है, जबकि ऑनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार के बराबर पेंशन नहीं दी जाती है। या यूं कहें कि एमएसीपी नायब सूबेदार इक्वल है नायब सूबेदार के, परंतु यहाँ पर ऑनरी नायब सूबेदार की इक्वल नहीं है। इसलिए इन तीनों की पेंशन में अंतर डाला गया है। यहाँ पर एमएसीपी नायब सूबेदार 24 साल पूर्ण होने पर मिलता है। 2006 में ये एमएसीपी की स्कीम आई थी, उसके बाद में 8, 16 और 24 के हिसाब से एमएसीपी दिया जाता रहा है और 24 साल होने पर आपको एमएसीपी नायब सूबेदार की पेंशन या कहें सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, जबकि ऑनरी नायब सूबेदार आपको आफ्टर रिटायरमेंट दिया जाता है, रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। इसलिए इन तीनों की पेंशन में अंतर है। यहाँ पर छठवां पॉइंट है, रिकॉर्ड ऑफिस ने किया लेटर जारी, एक रैंक अप होगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सीपी ग्राम पर जब हमारी टीम के द्वारा ये कंप्लेंट डाली गई हो, ये कंप्लेंट है हवलदार सुनील कुमार विश्वकर्मा के संबंध में, जो कि उरई जालौन के पास में एक कदौरा हरचंदपुर नामक जगह है, वहां की ये रहने वाले हैं और इनका जो रिटायरमेंट हुआ है वो आरटी से हुआ है। और यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही आप देख रहे हैं कि इनको हवलदार रैंक मिला, परंतु हवलदार रैंक का पार्ट ऑर्डर ही नहीं किया गया, या यूं कहें इनका पीपीओ नायक रैंक का जनरेट कर दिया गया। इन्हें लगातार नायक रैंक की पेंशन मिल रही है। ये पेंशन आने के बाद में भी काफी परेशान रहे। इनके रिकॉर्ड ने भी इनको पेंशन आते समय भरोसा दिलाया कि आप रिटायरमेंट जाइए, आप पेंशन जाइए, उसके बाद में आपका नया पीपीओ जनरेट होकर आ जाएगा और आपकी रैंक उसमें हवलदार कर दी जाएगी। परंतु रिटायरमेंट के 4 साल तक इनका पीपीओ जनरेट नहीं होता है, इनका पार्ट ऑर्डर एडजस्ट नहीं होता है, लगातार इनकी पेंशन नायक रैंक की मिल रही है। ये काफी परेशान रहे और अंततः इन्होंने हमारी टीम या यूं कहें हमारे चैनल से संपर्क किया। जब हमारे चैनल से संपर्क किया तो हमारे चैनल के माध्यम से इनकी ग्रीवेंस सीपी ग्राम पर डाली गई और सीपी ग्राम के माध्यम से जब ये शिकायत रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचती है तो तुरंत रिकॉर्ड एक्शन में आ जाते हैं और इनका जो हवलदार रैंक का पार्ट ऑर्डर के लिए जो भी दस्तावेज थे मैंने अटैच करके भेजे, तो इनका हवलदार का पार्ट ऑर्डर हो जाता है और इसको एडजस्ट कराने के लिए तुरंत ही एनईआर सेक्शन को लेटर जारी कर दिया जाता है कि इनका पार्ट ऑर्डर एडजस्ट किया जाए हवलदार रैंक का, और साथ ही इन्हें कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट करने के लिए इस वर्ष को सूचित किया जाए।
आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर अन्य लोगों के भी और भी बहुत से लोगों के लिए मैंने जैसे कि डाटा करेक्शन को लेकर के भी मैंने कुछ शिकायतें डाली हैं और क्लास पे को लेकर के भी डाली हैं, ऑनरी नायब सूबेदार को लेकर के भी डाली हैं। यहाँ पर 4 लोगों की मैंने कुल कंप्लेंट डाली हैं, उनका किस प्रकार से तुरंत एक्शन हुआ है। आप देख रहे हैं, नायक सुनील कुमार विश्वकर्मा, इनकी सर्विस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि इनकी रैंक में चेंजेस किया जाए। चेंज ऑफ रैंक दैट इज हवलदार एंड बेसिक पे कहा गया है कि इनको हवलदार रैंक दिया जाए और उनकी बेसिक पे में सुधार किया जाए। ऐसा रिकॉर्ड ने पीओआर को लिखा है, एनईआर सेक्शन को लिखा है और कहा गया है कि साथ ही स्पर्श को भी सूचित करें कि इन्हें नया कोरिजेंडम पीपीओ हवलदार रैंक का और बेसिक पे में सुधार करके दिया जाए। कितनी बड़ी-बड़ी लापरवाही हो जाती है कि किसी सैनिक को रैंक मिल जाता है परंतु उसका पार्ट ऑर्डर ही नहीं हो पाता है। ये एक लापरवाही का नतीजा है जिसके कारण से सैनिक हमारे परेशान रहते हैं और आजीवन कम पेंशन से ही गुजारा कर देते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है स्पर्श ने बढ़ाई चिंता, पेंशन भोगी परेशान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पर्श के द्वारा लगातार पेंशनरों की चिंता बनी हुई है। पेंशनर लगातार अपने पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात अपने पीपीओ को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनका पीपीओ अभी तक जनरेट नहीं हो पाया है। माइग्रेट हुए 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, परंतु उनका पीपीओ अभी तक स्पर्श पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, जो कि लगातार चिंता का विषय है और इसी प्रकार से डाटा करेक्शन को लेकर के भी अन्य कई चिंताएँ हमारे पेंशन भोगियों के बीच में बनी हुई हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 17 साल जो सिपाही से रिटायर हुए हैं, इस ओआरओपी में उनको किस रैंक की पेंशन मिलनी चाहिए, वो किस कॉलम को देखें। मैं एक्चुअल आपको बता दूँ कि जो 17 साल सिपाही से रिटायर हुए हैं, इन्हें एमएससीपी स्कीम के तहत 16 साल पूर्ण होने पर एमएससीपी हवलदार मिलना चाहिए। यदि आपको एमएससीपी हवलदार मिला है, तो आप एमएससीपी हवलदार रैंक कॉलम को देखें। यहाँ पर भले ही आप सिपाही से रिटायर हुए हैं, परंतु आपको हवलदार रैंक की पेंशन ओआरओपी के तहत मिलेगी। और यदि नहीं मिल रही है, तो आप शीघ्र ही अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके या फिर हमारी टीम से संपर्क करके अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आखिरी पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ, तो जीवन प्रमाण कैसे होगा? आप लोगों को बता दें कि जो भी हमारे सैनिक और सैनिक परिवार हैं, जिस भी माध्यम से अभी तक जीवन प्रमाण करवाते आए हैं या यूँ कहें बैंक के माध्यम से जीवन प्रमाण करवाते आए हैं, तो आप बैंक से ही अपने जीवन प्रमाण करवाइए और तब तक करवाइए जब तक आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हो जाता है। आखिरी पॉइंट 10वां पॉइंट है, अब जीवन प्रमाण बहुत ज़रूरी अन्यथा पेंशन होगी बंद। जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, वो बिल्कुल भी देरी न करें और अपना प्रमाण जीवन प्रमाण जल्द से जल्द करवा लें, अन्यथा आपकी पेंशन बाधित हो सकती है क्योंकि इस ईयर के ये लास्ट मंथ नवंबर और दिसंबर में ही अधिकतर पेंशनर का जीवन प्रमाण किया जाता है और यदि आप भूल रहे हैं या फिर आपने जीवन प्रमाण करवाने में थोड़ी भी लापरवाही कर दी या देरी कर दी, तो हो सकता है आपकी पेंशन बाधित हो जाए, आपकी पेंशन बंद हो जाए और यहाँ पर आपको पेंशन जब बंद हो जाएगी, तो दोबारा से शुरू करवाने के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन प्रमाण को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन प्रमाण समय से करवा लीजिए क्योंकि इस समय सभी के जीवन प्रमाण अधिकतर सैनिकों के जीवन प्रमाण हो रहे हैं, तो इसको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा किसी भी पेंशनर की कोई भी समस्या है, पेंशन संबंधी समस्या है, डाटा करेक्शन को लेकर के संबंधी समस्या है या फिर ओआरओपी को लेकर के संबंधी जो भी समस्या है, एमएससीपी को लेकर के समस्या है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करके अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे ही पेंशनर की समस्याओं के समाधान समय-समय पर किए जाते हैं। यदि आपको हमारे चैनल में बिलीव है या आप हमारी टीम पर विश्वास करते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही नई-नई जानकारी की नोटिफ़िकेशन समय पर मिल सकें और आप हमारी टीम से जुड़ करके आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी टीम सभी पेंशनर की मदद करती है और किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधी समस्या होती है तो उनका निराकरण करवाती है। आई होप दोस्तों कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। फिर भी यदि किसी पेंशनर का कोई सवाल है